साकेत कोर्ट से लाइव बुलेटिन लेकर मैं गौनिका अरोड़ा हाजिर हूं। शाम के 4 बजने को है और 4 बजे का वो वक्त जब आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट के जज के सामने आफताब को पेश करेगी। इससे पहले फिजिकल तरीके से ये पेशी होनी थी, लेकिन जब पुलिस ने कोर्ट में ये आशंका जताई कि अगर फिजिकल तरीके से पेश किया जाता है तो खतरा हो सकता है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाने की इजाजत मांगी और अब कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की इजाजत दे दी है। अब 4:05 पर जज के सामने आफताब को पेश किया जाएगा और पुलिस वो सारे तथ्यों को रखेगी कि आखिर आफताब की जो कस्टडी है उसको क्यों बढ़ाया जाना है, क्योंकि इस पुलिस सूत्रों से जब हमें जानकारी मिली है कि 1 हफ्ते की और पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसीलिए पुलिस को कोर्ट के सामने तथ्य भी रखने होंगे, पुलिस को ये बताना होगा कि आखिर क्यों पुलिस को और ज्यादा कस्टडी चाहिए, क्योंकि अब तक आफताब ने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर अभी पुलिस को ज्यादा रिकवरी नहीं मिल पाई है, पुलिस को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है, पुलिस के पास हाथ अभी भी खाली है। कई ऐसे सबूत हैं जो आफताब ने कई ऐसी जगह पर छुपा कर रखे हैं, कहां पर डंप किए हैं, ये अब तक आफताब ने पुलिस को साफ साफ नहीं बताया है। खास तौर पर वो हथियार, वो मर्डर वेपन जिससे आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए, वो आखिर आरी कहां पर है, पुलिस उसी की तलाश कर रही है, क्योंकि उसके जरिए उससे जो सैंपल्स मिलेंगे, उससे जो रिपोर्ट तैयार होगी, उसी रिपोर्ट को पुलिस कोर्ट पे आफताब के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करेगी। इतना ही नहीं, बॉडी के 35 टुकड़े किए गए, लेकिन उन 35 टुकड़ों में अब तक सिर्फ और सिर्फ 13 टुकड़े मिले हैं। हालांकि वो 13 टुकड़े जो मेहरौली के जंगलों से मिले हैं, जो हड्डियां मिली हैं, वो भी श्रद्धा की है या नहीं है, इसके लिए भी डीएनए का सैंपल लिया गया है, उसकी रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है और जब रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा कि ये जो हड्डियां मिली हैं मेहरौली के जंगल से, 13 हड्डियां, क्या वो श्रद्धा की है या फिर नहीं है। बाकी के टुकड़ों, खास तौर पर श्रद्धा के सर की रिकवरी के लिए पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है। यहाँ तक कि साउथ दिल्ली की डीसीपी भी आफताब से पूछताछ कर रही है, वो खुद जाकर उससे पूछ रही है, उसके बयान ले रही है, लेकिन आफताब सही तरीके से पुलिस को लीड नहीं कर रहा है, पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। पुलिस को ये कह रहा है कि आखिर पुलिस को तमाम तरह की जानकारी तो दे रहा है, लेकिन वो जानकारियां अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन पुलिस को कई ऐसी लीड्स मिल रही हैं जिसको एक मजबूत केस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जैसे कि जिस तरीके से आफताब ने खाना मंगाया, जब श्रद्धा की हत्या कर दी, उसके बाद जब खाना मंगवाया तब वो खाना 2 लोगों के लिए मंगवाता था, लेकिन उस वक्त फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ आफताब रह रहा था, श्रद्धा मर चुकी थी। इसके अलावा चाय मंगवाता था बाहर से। जब श्रद्धा का मर्डर कर दिया उसके बाद बाजार गया, वो वहां जाकर एक चाकू खरीदा, उस चाकू की धार को भी बाकायदा चेक किया और धार से ये देखा कि क्या इस चाकू से श्रद्धा की बॉडी को टुकड़ों में काटा जा सकता है। और इतना ही नहीं, वो बॉडी के टुकड़ों को जिस पॉली बैग में डंप किया जाना था, वो बैग भी वहां से लेकर खरीद कर आया और उसके बाद जब अंदर गया फ्लैट के, तो फ्लैट में जाकर श्रद्धा की बॉडी को कई घंटे तक गर्म पानी के बीच में रखा, गर्म पानी उस पर लगातार डालता रहा, उसमें ब्लीच पाउडर को मिलाता रहा ताकि बॉडी नर्म रहे, बॉडी किसी तरीके से सख्त ना हो, ताकि जब उसको उस तेजदार हथियार से बॉडी को टुकड़ों में काटना है तो किसी तरीके की कोई मुश्किल ना आए। मेहरौली थाने से कुमार सोनू इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या अब तक अपडेट और सामने आया है, क्या हलचल वहां पर है, क्या आफताब वहीं है या नहीं है, क्या अभी भी वो मीटिंग चल रही है पुलिस के आला अधिकारियों की? देखिए, बिल्कुल जिला स्तर के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मेहरौली थाने में ही मौजूद हैं। खुद डीसीपी जो इलाके की हैं वो अंदर मौजूद हैं और क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आज आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो ये तस्वीर साफ हो गई, इसलिए तमाम अधिकारी यहीं पर मौजूद हैं। तमाम एविडेंस की बात की जा रही है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी क्लू दिल्ली पुलिस से ना छूटे, तो इसलिए हर एंगल को लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल इंडिया टीवी के हाथ वो
खाने के बिल लगे हैं, जो खाना आफ्ताब मंगाता था, आफ्ताब के नाम के बिल लगे हैं और 2 लोगों के लिए मंगाता था हमेशा, ताकि किसी को भी शक ना हो। फिलहाल अब सबकी नजरें कोर्ट की तरफ है कि कोर्ट जो है कितने दिनों की रिमांड पर भेजती है, क्योंकि खासतौर पर कोर्ट के फैसले की तरफ जो है नजर दिल्ली पुलिस की भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जितने ज्यादा दिनों की रिमांड मिलेगी दिल्ली पुलिस के लिए उतना ही फायदा होगा एविडेंस को ढूंढने के लिए और बॉडी पार्ट्स को ढूंढने के लिए। तो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई सबूत हैं जो इकट्ठे करने हैं, मर्डर वेपन, इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल, आफ्ताब का मोबाइल, बॉडी पार्ट्स, श्रद्धा के शरीर का जो बॉडी का सिर है वो बरामद करना। हालांकि दिल्ली पुलिस से लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है, साउथ दिल्ली पुलिस संपर्क में है, पूरी डिटेल मांगी गई है। एफएसएल की रिपोर्ट अभी उस केस को लेकर नहीं आई है, वो भी जो है जल्द आ सकती है, दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट की है। तो अब माना जा रहा है कि कड़ी दर कड़ी जो है धीरे धीरे दिल्ली पुलिस के पास आ रही है और अब देखना यह है कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंपेगा आफ्ताब की, जिसके बाद आगे की जांच होगी। गोनिका। बिल्कुल सोनू, शुक्रिया जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन अब नजरें सिर्फ और सिर्फ इसी साकेत कोर्ट पर है। साकेत कोर्ट में 3 नंबर कोर्ट पे बैठने वाले जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। लेकिन क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, ऐसे में जज हो सकता है कि चैम्बर में ही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले, उसी में आफ्ताब को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पुलिस ये भी मांग करेगी कि नार्को टेस्ट की भी इजाजत दी जाए, क्योंकि पुलिस ने शनिवार को नार्को टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन नार्को टेस्ट इतना आसान नहीं है। पुलिस को आफ्ताब की भी मंजूरी कोर्ट को दिखानी होगी। आफ्ताब के लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जो ये डिसाइड करेगा कि आखिर ये नार्को टेस्ट अगर आफ्ताब पर परफॉर्म किया भी जा सकता है या फिर नहीं। तो काफी रुकावटें जरूर हैं इस नार्को टेस्ट में, लेकिन पुलिस इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए, इस केस में जिस तरीके से आफ्ताब मिसलीड कर रहा है, उन सारी चीजों को जब कोर्ट के सामने रखेगा तो देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब की पेशी का, जब आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4:05 का वक्त है और जैसे ही डिटेल्स सामने आएंगे हम आप तक वो डिटेल्स भी लगातार पहुंचाएंगे कि कैसे पुलिस ने अपने केस को स्ट्रांग बताते हुए जज के सामने अपने केस को रखा, पुलिस ने आखिर कोर्ट में क्या क्या कहा, पुलिस किस तरीके से किन तथ्यों के आधार पर और ज्यादा कस्टडी की मांग कर सकती है और कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। इंतजार सिर्फ और सिर्फ अब से कुछ देर बाद का है, जब आफ्ताब को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। सोनू मेरे साथ है। सोनू, और क्या जानकारी इस पूरे केस में निकल कर आ रही है? आप लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से आफ्ताब की साइकी है, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही है कि वो दिमागी तौर पर कैसा था, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेकर भी क्या पुलिस ने कुछ बताया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास अभी अभी सूत्रों से खबर आ रही है वो ये है कि अगर कोर्ट से एक बार फिर दिल्ली पुलिस को रिमांड मिलता है आफ्ताब का, तो पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक को, मनोचिकित्सक को भी जो है वो अपने साथ रख सकती है, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है वो जानने की दिल्ली पुलिस जरूर कोशिश करेगी। क्योंकि लगातार कई बारी तो आफ्ताब, सूत्रों से हमें जो पता चल रहा है कि आफ्ताब कई बार तो जो है अपने मन से ही सारी चीजें खुलकर दिल्ली पुलिस की जांच टीम को बताता है, लेकिन कई बातों को लेकर वो घुमा फिरा कर जवाब देता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात को लेकर जो है मनोचिकित्सक की भी मदद ली जा सकती है। फिलहाल अब सबकी निगाहें दिल्ली की लोअर कोर्ट पर है, जहां पर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, क्योंकि सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस की टीम उसे कोर्ट लेकर जाएगी, जहां पर कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, जिसके बाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा आफ्ताब को और वहां पर 7 दिन के करीब की रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस, जिसके बाद आगे की जांच होगी। तो उसका मेंटल लेवल जानने के लिए मनोचिकित्सक की भी मदद ली जा सकती है। फिलहाल अभी भी जो है तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, खुद डीसीपी जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मॉनिटर करेंगी मेहरौली थाने में रहकर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोर्ट में दिल्ली पुलिस की किसी भी मामले को लेकर किरकिरी हो। तो इसलिए खुद जो दिल्ली दक्षिणी दिल्ली की जिले जो डीसीपी हैं वो इस वक्त लेकिन मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर क्या अपडेट है, क्या अभी पेश किया जाएगा? क्योंकि 4:05 का ये वक्त था, क्या अभी पेश किया जा चुका है या अभी कुछ और वक्त लगेगा?
देखिए, अभी तक उसको पेश नहीं किया गया है। हालांकि कुछ ही समय की बात की जा रही है कि जो मेरी भी अभी जांच टीम के एक सदस्य से बात हुई तो उनका कहना था कि थोड़ा सा समय और लग सकता है इसमें, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनको कनेक्ट करना होता है, थाने में भी और कोर्ट में भी। तो दोनों चीज़ों में जो है थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन फिलहाल तमाम लोग देश के तमाम लोग जो हैं इस वक्त कोर्ट की तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं कि जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को पेश करेगी तो उसके बाद कितने दिनों की रिमांड मिलती है। और खास तौर पर देखने वाली बात यह रहेगी कि इन 5 दिनों में दिल्ली पुलिस ने क्या क्या रिकवर किया है, वो कोर्ट को क्या क्या बताती है। इससे भी तस्वीर साफ होगी कि आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास कितने पुख्ता सबूत है। गौनिका, बिल्कुल बिल्कुल सोनू, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने ये कोशिश की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसीलिए पेश किया जाए क्योंकि ये शक था कि कहीं यहाँ पर माहौल ना बिगड़ जाए, कहीं किसी तरीके का हमला या कोई खतरा आफताब को यहाँ पर ना हो। और अभी आपको यहाँ पर ताज़ा तस्वीर साकेत कोर्ट की दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पहले जो हलचल बनी हुई थी अब वो कहीं ना कहीं थम गई है। पुलिस पहले यहाँ पर पूरी तरह तैनात थी, लेकिन अब पुलिस भी यहाँ से मूव हो चुकी है क्योंकि पहले पुलिस ने फिजिकली आकर यहाँ पर देखा कि किसी तरीके के क्या हालात ऐसे बन सकते हैं कि आफताब को जब पेश किया जाएगा तो किसी तरीके का खतरा हो सकता है। और जब पुलिस को ये संतुष्टि हो गई कि आफताब को खतरा हो सकता है, उसके बाद ही पुलिस ने यह फैसला लिया, जज के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। और इसीलिए अब आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और तभी पता चल पाएगा कि आखिर कितने दिनों की पुलिस रिमांड पुलिस को मिलती है आफताब की, क्योंकि पुलिस अभी खाली हाथ है। पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ कुछ सबूत लगे हैं, लेकिन वो सबूत काफी नहीं है आफताब को सजा दिलाने के लिए। अगर आफताब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है तो पुलिस को कई ऐसे और पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे, कई ऐसी रिपोर्ट्स फॉरेंसिक तैयार करनी होंगी जिसको एक सॉलिड एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। क्योंकि कोर्ट थ्योरी पर बिलीव नहीं करता है, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर, सबूतों पर डिपेंड करता है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर, सबूतों के आधार पर सजा सुनाता है। इसीलिए पुलिस को अपना केस मजबूत करना होगा और केस तभी मजबूत होगा जब पुलिस के हाथ वो तमाम सबूत लगेंगे, खास तौर पर वो सबूत श्रद्धा का सर, वो सर जिससे कि क्या किसी तरीके का कोई डीएनए सैंपल अगर लिया जाए, उसकी अगर मिलान किया जाए श्रद्धा के फादर के डीएनए के साथ, तो क्या वो मिल पाएगा नहीं। अब तक के जो 13 सबूत मिले हैं, अब तक की जो 13 हड्डियां मिली हैं, वो जो 13 टुकड़े मिले हैं जो कि आफताब जब पुलिस को महरौली के जंगलों में लेकर गया था तो उस लीड के आधार पर जो पुलिस को हड्डियां मिली हैं उनका डीएनए सैंपल के लिए भेजा जा चुका है। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। श्रद्धा के फादर के डीएनए से उस हड्डियों के डीएनए का मिलान किया जा रहा है और अगर वो मिलान होता है, अगर ये कंफर्म होता है कि वो हड्डियां, वो सबूत श्रद्धा के ही हैं, तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिलना काफी नहीं है, इसके साथ साथ पुलिस को वो सबूत ढूंढना भी पड़ेगा, वो आरी, वो चाकू ढूंढना पड़ेगा जिससे आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा था। वो आरी अभी भी ढूंढी जानी बाकी है। इसके अलावा मोबाइल को लेकर लगातार आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है कि श्रद्धा का फोन कहाँ है। कभी वो श्रद्धा के बारे में, कभी वो श्रद्धा के फोन के बारे में कहता है कि उसने कहीं पर फेंका, कभी कहता है मुंबई में फेंका। ये सारी जानकारियां अभी तक पुलिस के हाथ में पुख्ता नहीं लग पाई हैं। एक बार दोबारा से सोनू का रुख करेंगे। सोनू, क्या अब तक अपडेट सामने आया है, क्या पेश किया जा चुका है पुलिस के अधिकारियों से, क्या बात हुई है आपकी? देखिए, अभी तक जो है पेशी की कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल मैं गोनिका फिर बता रहा हूं कि कई अहम सबूत हैं और सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ है कि आखिर दिल्ली पुलिस किन किन सबूतों का जिक्र कोर्ट में करेगी, क्योंकि कोर्ट में दिल्ली पुलिस को ये साबित करना होगा, कोर्ट को ये समझाना होगा कि उसे रिमांड की जरूरत है। तो रिमांड का आधार क्या है, आधार बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जो हमें पता चल रहा है वो ये कि दिल्ली पुलिस रिमांड के लिए आधार जो है वो कई तरह के आधार रख सकती है। जैसे कि सबसे बड़ी बात कि मर्डर वेपन को रिकवर करना है, श्रद्धा के फोन को, आफताब के फोन को रिकवर करना है, और दूसरी बात श्रद्धा के बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को रिकवर करना है। और डीएनए रिपोर्ट का भी जो है दिल्ली पुलिस को इंतजार है, हालांकि उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इन तमाम बातों को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस 1 हफ्ते के करीब का रिमांड कोर्ट से आफताब का मांग सकती है, क्योंकि लगातार कई बातों का कई सवालों का जवाब तो जो है आफताब सीधे सीधे दे रहा है, खुल कर दे रहा है, लेकिन कई सवालों के जवाब वो घुमा फिरा के दे रहा है जो हमारे पास
सूत्रों से खबर आई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कितने दिन का रिमांड मिला आफ्ताब का दिल्ली पुलिस को, और उसके बाद कहाँ, क्या दिल्ली में ही आफ्ताब को लेकर जाना है या फिर उसके अलावा भी कई और जगह पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है दिल्ली पुलिस इस वक्त बिल्कुल अलर्ट है और बस इंतजार है कोर्ट के फैसले का। कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब उसके बाद जो फैसला आता है उसके बाद आगे की जांच बढ़ेगी, क्योंकि कोर्ट का रिमांड ही, कोर्ट का फैसला ही जो है ये तय करेगा कि दिल्ली पुलिस की जांच जो है किधर की तरफ जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को काफी मदद मिलेगी अगर कोर्ट का रिमांड, कोर्ट से जो है आफ्ताब का रिमांड ज्यादा से ज्यादा दिन का मिलता है। गोनिका, बिल्कुल सोनू, रिमांड पुलिस कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों को मिले, और जो जानकारी मिली है कि 1 हफ्ते का रिमांड पुलिस मांग सकती है, यानी कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी की और मांग कर सकती है पुलिस। लेकिन और जानकारी आपको दे दें कि पुलिस दरअसल इसीलिए ज्यादा दिन की रिमांड चाहती है क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। जिस तरीके से आफ्ताब ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, सबसे पहले उसने जब हत्या की, हत्या के बाद उसने सबसे पहले ये कोशिश की कि बॉडी को टुकड़ों में फेंका जा सके। अगर पूरी की पूरी बॉडी फेंकी जाती तो जाहिर तौर पर जब वो बॉडी की रिकवरी होती, कहीं ना कहीं से वो पकड़ा ही जाता। इसीलिए उसने कोशिश की, उसने ऑनलाइन ये सर्च किया कि कैसे पूरे सबूतों को मिटाया जा सकता है, कैसे बॉडी को ठिकाने लगाया जा सकता है। इसीलिए उसने सर्च किया और उसी के आधार पर उसने सबसे पहले बॉडी को नर्म किया। 19 मई यानी कि 18 मई जब हत्या करने के बाद 19 मई को सबसे पहले उसने गर्म पानी के जरिए बॉडी को इतना सॉफ्ट किया ताकि बॉडी को काटा जा सके, बॉडी आसानी से तेज धार वाले उस हथियार से कट पाए, क्योंकि अगर बॉडी टाइट होती तो उसको काटना मुश्किल होता, आसपास बदबू ना फैले। इसीलिए उसने सबसे पहले उस पूरी बॉडी से खून को साफ किया, खून को वहां से हटाया ताकि खून की या फिर ऐसी चीज बॉडी के पार्ट्स की बदबू ना आ पाए जिससे कि आसपास के लोगों को शक हो। कई परफ्यूम की बॉटल्स खरीदी, अगरबत्तियां लगाई ताकि आसपास ऐसी बदबू ना फैले। इसके अलावा जब खून साफ किया, जब फर्श पर खून लगा था, आसपास दीवारों पर खून लगा था, तो उसकी सफाई के लिए भी उसने सर्च किया कि उसको कैसे साफ किया जा सकता है। इंटरनेट पर उसका बकायदा URL में जो सर्च हिस्ट्री मिली है उसमें ये सब चीजें शामिल हैं। और खून को साफ करने के लिए उसने एक खास तरीके के एसिड का इस्तेमाल किया। उस एसिड के जरिए उसने उस ब्लड को साफ किया। वैक्यूम क्लीनर खरीदा बकायदा, ताकि उस वैक्यूम क्लीनर के जरिए पूरे घर की सफाई की जा सके, ताकि घर में किसी भी तरीके का खून का कोई निशान ना हो। क्योंकि जब श्रद्धा की हत्या की उसके बाद आफ्ताब के कुछ दोस्त भी फ्लैट पर आए थे, वो दोस्त भी फ्लैट वहां पर रुके थे, और उस दौरान जब बॉडी के पार्ट्स को उसने फ्रिज से निकालकर अलमारी में शिफ्ट कर दिया ताकि कोई भी उन बॉडी के पार्ट्स को ना देख पाए। और जब उसने बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाना था तो उसके लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की कि कैसे बॉडी के पार्ट्स को एक जगह पर नहीं, एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग जगह अलग अलग दिन जाकर डंप किया जाएगा। उसने मेहरौली के जंगल को सबसे पहले एक स्पॉट बनाया जहां पर उसने जाकर बॉडी के कुछ पार्ट्स को डंप किया। फिर इसी तरीके से वो 18 दिन तक हर रोज रात को 2 बजे निकलता था, अपने बैकपैक में बॉडी के कुछ हिस्सों को रखता था और अलग अलग जगह पर उसे जाकर डंप करता था। सबसे पहले उसने बॉडी के उन पार्ट्स को रखा जिन बॉडी पार्ट्स में बदबू आने की संभावना थी। उसने सबसे पहले उन बॉडी पार्ट्स को जाकर डंप किया और उसके बाद ये पूरी कोशिश उसने की तमाम तरह के सबूतों को मिटाने की। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब पेश किया गया तो पुलिस ने अदालत में क्या क्या कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।